राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा और मैं हूं आपके साथ आयुष। और आज बड़ी बहस में चर्चा निकाय चुनाव की। निकाय चुनाव के लिए प्रचार अब अपने आखिरी दौर में है और शुक्रवार को प्रचार का शोर बंद हो जाएगा। शहरी स्थानीय निकाय चुनाव के लिए 2 मार्च को वोटिंग तो 12 मार्च को नतीजे घोषित होंगे और इसलिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। मुद्दों की भरमार है, आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। सत्ता में मौजूद बीजेपी बजट सत्र के बाद महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए देने का वादा भी कर रही है। हर जनसभा के मंच से मुख्यमंत्री इस बात को दोहरा रहे हैं कि लाडो लक्ष्मी योजना के लिए इसी बजट सत्र में विशेष प्रावधान किया जाएगा। लेकिन विपक्ष बीजेपी की गारंटी पर भरोसा नहीं जता रहा। जनता को बरगलाने के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने हालांकि यह साफ कर दिया कि बीजेपी की गारंटी है और हर हाल में हम महिलाओं को 2100 रुपए देंगे। मुख्यमंत्री ने इस दौरान कांग्रेस को हिमाचल की भी याद दिला दी। मुख्यमंत्री ने पूछा कि हिमाचल में सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए देने का वादा किया था। 2 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया है, आखिर उस वादे का क्या हुआ है? तो वादों और आरोप प्रत्यारोप के बीच में सवाल यह है कि लाडो लक्ष्मी योजना पर आखिर ये जो बवाल है वो क्यों मचा हुआ है। 2100 वाली गारंटी पर विपक्ष को आखिर एतराज क्यों है और बीजेपी ने कांग्रेस को हिमाचल की याद क्यों दिलाई है? हिमाचल में महिलाओं को आखिर कांग्रेस क्यों भूल गई है, ये महत्वपूर्ण सवाल है। मैंने कहा कि मेरा ये बजट का सत्र पहला आ रहा है। मेरी सरकार का पहला बजट 7 तारीख को शुरू होगा और ये बहुत बड़ी अमाउंट है, राशि है। इसका प्रावधान मुझे बजट में करना पड़ेगा। मैंने अधिकारियों को बोल करके पूरी तैयारी कर ली है। 7 तारीख के बाद बजट के अंदर प्रावधान करके हरियाणा प्रदेश की बहनों को 2100 रुपए देने का काम ये हमारी सरकार करेगी, ये मेरी गारंटी है। ये मन ने तो बताना था। मन ने जब बताया तो हुड्डा साहब ने उसके मेयर के कान में फूंक मार दी। उसको कह दिया, हुड्डा साहब ने कहा मुख्यमंत्री ने वायलेशन कर दिया, कहा कोड ऑफ कंडक्ट का, आप दरखास्त दो इसके खिलाफ। कहा और वो बाज का गया, जय मेरे खिलाफ दरखास्त दे आया। मैंने कहा मन ने क्या वायलेंस कर दिया? ये हमारी गारंटी है, हम बहनों को 2100 रुपए देंगे। मैंने कोई वायलेंस नहीं किया है, परंतु आपने हिमाचल में 1500 रुपए देने की बात कही थी, आज तक 1 पैसा नहीं दिया। हमारी गारंटी है, नरेंद्र मोदी की गारंटी है। अगर जो हम बोलते हैं उसको पूरा करते हैं। भ्रष्टाचार पे लगाम भी लगा नहीं पाते हैं। जो चुनावी इन्होंने वायदे किए, हर वायदे में फेल। 4 महीने से ऊपर चुनाव को बीत चुके हैं। इन्होंने कहा था कि 2100 रुपए हर महिला को देंगे। तो चुनावी वायदों को लेकर के लगातार आप देख रहे हैं कि जो सवाल हैं वो उठाए जा रहे हैं और खासतौर से विपक्ष का ये कहना है कि बीजेपी ने जो वादा किया उसको अभी तक वो पूरा नहीं कर पाई और इसलिए निकाय चुनावों में भी जो वायदे कर रही है उसको वो कैसे पूरा करेगी। और इसको लेकर के बार बार आप देख रहे हैं कि जो सवाल है वो उठाए जा रहे हैं। हालांकि मुख्यमंत्री की ओर से ये स्पष्ट किया गया कि 2100 रुपये इसी बजट सत्र में बजट का एलोकेशन होगा और उसके बाद महिलाओं को मिलने शुरू हो जाएंगे। और फिर ये भी याद दिलाया कि हिमाचल में आपने जो वायदा किया था कि आप उसको पूरा कर पाए हैं। महिलाओं को जो आपने 1500 रुपये देने की बात कही थी उसको आप 2 साल में भी नहीं दे पाए और इसलिए हम पर जो सवाल उठा रहे हैं उनको अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। तो आरोप प्रत्यारोप जम करके आप देख रहे हैं कि हो रहे हैं और चुनावी माहौल में जो वायदे किए जा रहे हैं उसको लेकर के भी लगातार जनता के बीच में पार्टियां जा रही हैं। अब जनता इसको किस नज़रिए से देख रही है या जनता इस पर किस तरह से वोट करेगी, इसके लिए वोटिंग और उसके बाद रिजल्ट का इंतजार करिए। हालांकि सभी पार्टियां जो सिंबल पर हैं वो अपने जीत के दावे कर रहे हैं, जो निर्दलीय हैं वो अपने जीत के दावे कर रहे हैं। लेकिन अब जो संकल्प पत्र या जो घोषणा पत्र हैं और उसके जो वायदे हैं उसको लेकर के जिस तरह की आप देख रहे हैं कि तकरार इस समय छिड़ी हुई है, उसका क्या असर इन निकाय चुनावों में होगा, आज इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि सबसे ज़्यादा आप देख रहे हैं कि जो लाडो लक्ष्मी योजना है इसको लेकर के चर्चा है और 2100 रुपये सरकार क्यों नहीं दे रही है, ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने की आपने बात कही थी, उसको आप क्यों नहीं दे रहे हैं, ये भी पूछा जा रहा है। और अब जो आप संकल्प पत्र निकायों के लिए लेकर के आए हैं उसको आप कैसे पूरा करेंगे, इस पर भी प्रश्न आप देख रहे हैं कि विपक्ष और खासतौर से कांग्रेस की ओर से लगातार उठाए जा रहे हैं। अब इसका किस तरीके से जवाब
मौजूदा सत्ताधारी पार्टी देगी, ये देखना होगा। और साथ ही साथ इसका असर चुनावों में क्या पड़ेगा, ये भी देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा। क्या जो विपक्ष आरोप लगा रहा है जनता उसके साथ जाएगी, या फिर जो सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि इस बार के बजट सत्र में उन सारी जो घोषणाएं हैं उनको पूरा करने का काम किया जाएगा। और खासतौर से लाडू लक्ष्मी योजना के लिए बजट चाहिए और उसके लिए बजट का एलोकेशन होना है। और ये पहला जो बजट पेश होगा उसमें इसकी व्यवस्था होगी, इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। और भी तमाम वायदे हैं जिसको लेकर के आप देख रहे हैं कि लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। और अब इसका असर चुनावों में क्या पड़ रहा है, इसको चुनाव में जनता किस नज़रिए से देख रही है, और ट्रिपल इंजन की जो सरकार बनाने के लिए घोषणा पत्र जारी किए गए हैं उन वायदों पर जनता कैसे भरोसा कर रही है, आज इस पर चर्चा करते हैं। क्योंकि निकायों को लेकर के अब सभी पार्टियां पूरी तरह से चुनावी मैदान में हैं और खासतौर से सिंबल पर कांग्रेस और बीजेपी इन चुनावों को लड़ रहे हैं। इसलिए यहाँ पर जो सियासी तकरार है वो आपको और ज़्यादा होती हुई दिख रही है। हालांकि सबके अपने अपने दावे हैं, क्योंकि निर्दलीय भी आप देख रहे हैं कि अपने दावे और वायदों के साथ जनता के बीच में है। निकाय चुनावों में अब कैंडिडेट्स को लेकर के भी आप देख रहे हैं कि लगातार जो जन समर्थन है उसको जुटाने के लिए जो पार्टी के बड़े नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। और निर्दलीय खुद अपने प्रचार की कमान संभाले हुए हैं और जाकर के जनता से वोट की अपील करते हुए कि शहर में सरकार बनाइए, हम आपके लिए विकास का काम करेंगे। तो विकास और विकास के दावे और घोषणा पत्र या फिर संकल्प पत्र, इस पर जो सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है ये बड़ा दिलचस्प है। निकाय चुनावों को लेकर के समय राजनीतिक पारा हरियाणा में पूरी तरह से अपने उफान पर है, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा इसके लिए आपको 12 तारीख तक का इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि 12 तारीख को जब नतीजे घोषित होंगे तब ये स्पष्ट हो पाएगा कि जनता के लिए असल जो काम है वो आखिर कौन कर रहा है और किसके वायदों पर जनता ज्यादा भरोसा कर रही है। तो वादे और संकल्प पत्र को लेकर के प्रश्न देख रहे हैं आप, लगातार उठाए जा रहे हैं। विपक्ष का खासतौर से लाडू लक्ष्मी योजना को लेकर के कहना है कि आपने 2100 रुपए अभी तक क्यों नहीं दिए, जबकि मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हमारी गारंटी, हम इसको जरूर पूरा करेंगे। और अभी चूंकि चुनाव का माहौल है इसलिए इस समय इस पर रोक लगी हुई है, लेकिन जैसे ही बजट सत्र शुरू होगा और बजट में इसकी व्यवस्था होगी, ये महिलाओं के खातों में पहुंचना शुरू हो जाएगा। इस बात का आश्वासन मुख्यमंत्री बार बार तमाम राजनीतिक मंचों से देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अब इनका असर और परिणाम क्या होगा ये देखना बेहद अहम रहने वाला है। और आज हम भी इसी पर चर्चा करते हैं कि आखिर ये जो दावे और वादे हो रहे हैं और इसको लेकर के जो प्रश्न है उसके असल मायने क्या है। सभी मेहमान हैं मेरे साथ, पहले उनका परिचय करवाते हैं, उसके बाद आज की चर्चा में आगे बढ़ते हैं। प्रोफेसर विधु रावल जी हमारे साथ, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। विधु रावल जी बहुत स्वागत है आपका। योगेश सिहाग जी हमारे साथ, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। योगेश सिहाग जी आपका स्वागत है। अमनदीप केसरी जी हमारे साथ, इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता हैं। अमनदीप केसरी जी आपका भी स्वागत है। और नरेश शर्मा जी हमारे साथ, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। नरेश जी आपका भी स्वागत है। विधु रावल जी आपसे चर्चा की शुरुआत करूंगा, क्योंकि चुनावों का जो शोर है वो पूरे अपने उफान पर है, लेकिन उन सब के बीच में बार बार ये प्रश्न उठाया जा रहा है, क्योंकि आप ये कह रहे हैं आपने जो संकल्प पत्र जारी किया है उसको आप पूरा करेंगे। जो वादा आप लोगों ने विधानसभा चुनावों में किया था और उसमें महिलाओं के खाते में जो 2100 देने की बात की थी, उस पर सबसे ज्यादा प्रश्न है कि वो आपने अभी तक क्यों नहीं दिया है। कैसे देखते हैं इसको आप? आयुष जी आपको नमस्कार, और आपके माध्यम से इंडिया न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को और हमारे जो साथी पैनलिस्ट है विभिन्न पार्टियों से उनको भी नमस्कार। मैं उम्मीद करूं मेरी आवाज ठीक ठाक आ रही है। जी जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने वादों को पूरा करती है और ये इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को शुरू से ही जो है जनता विश्वास करती है। भारतीय जनता पार्टी का जब 6 अप्रैल 1980 को गठन हुआ था तब से जो हम विषयों को लेकर चल रहे हैं, केवल एकमात्र एक ऐसी पार्टी है भाजपा जो अपने द्वारा घोषित विषयों से पीछे नहीं हटती और अपने वादों को पूरा करती है। कोई एक पार्टी अगर वादों को पूरा करती है तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी, ऐसी दूसरी पार्टी कोई मिलती ही नहीं, कोई उदाहरण ही नहीं है दूसरा। और इसी नाते से जो है प्रश्न भी अगर किए जा रहे हैं तो इसका स्वागत होना चाहिए। भाई उन्हीं से प्रश्न करोगे ना जो दे सकते हैं। जो आम आदमी पार्टी वालों की तरह जो बेशर्मी से कह दें अरे भाई नहीं होगा, रोज कोई बहाना कर दे, या जो कांग्रेस वालों की तरह जो है हिमाचल प्रदेश के अंदर 3 साल पहले कभी फरवरी माफी चाहूंगा 2022 की दिसंबर में, अक्टूबर में चुनाव हुआ था, दिसंबर में नतीजे आए। आज लगभग 3 साल होने वाले हैं, 2.5 साल होने वाले हैं, तो आज तक वहां नहीं कर पाए। कर्नाटक में जो है वहां भी 2 साल हो गए, 2023 में चुनाव हुआ था, वहां नहीं कर पाए। इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी
3 साल पहले 2022 के मार्च में जो है चुनकर आई थी पंजाब में, वहां नहीं कर पाई। दिल्ली के अंदर पिछले साल से कह रहे हैं लोकसभा चुनाव से पहले कि हम 1,000 रुपए देंगे, 1 रुपया नहीं दिया। फिर इस बार तो चुनाव में जनता ने इनको हराई। लेकिन जनता किसको जिता रही है ये देखना महत्वपूर्ण है। जनता जिता रही है भारतीय जनता पार्टी को। क्यों जिता रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है पूरा करती है। मसलन अगर मध्य प्रदेश के अंदर हमने लाडली बहना योजना की बात की, तो कल जो बीत गया कल है, उसमें हमने 22वीं किस्त उसकी जारी कर दी, यानी 22 बार मिल चुका है। यानी 22 महीनों से वहां पर लगातार निरंतर मध्य प्रदेश की बहनों को मिल रहा है। हम अगर महाराष्ट्र की बात करें तो हमारी माझी लाड़की बहना योजना जो है उसकी हम चौथी किस्त, यानी चुनाव तो अभी जो है मसा 2 महीने पहले ही हुए हैं, उसकी चौथी किस्त जो है हम जारी कर चुके हैं। यानी चुनाव से पहले से ही जो है उसको हम एक साथ जो है हमने जारी किया हुआ है। तो हम पर विश्वास करती है जनता कि हम कर रहे हैं। हरियाणा की बात करें तो जिस प्रकार से अभी कांग्रेस वाले हमारे जो साथी हैं बिलबिलाकर हमारी बहनों का काम को रोकने के लिए जो चुनाव आयोग में गए, बोले कि नहीं नहीं हम होने नहीं देंगे। ठीक यही काम इन्होंने चुनाव के दौरान पहले हरियाणा में विधानसभा चुनाव में किया। इन्होंने कहा कि भाई हम किसी भी कीमत पर हरियाणवियों को 24,000 से अधिक हरियाणवियों को की ज्वाइनिंग नहीं होने देंगे, उनकी नियुक्ति नहीं होने देंगे। कोर्ट में चले गए जयराम रमेश जी चुनाव के बीच में। मुख्यमंत्री जी ने कहा, चौधरी नायब सिंह सैनी जी ने कहा कि नहीं, हम शपथ जिस दिन लेंगे उसी दिन जो है हम इनकी ज्वाइनिंग करवाएंगे। और हम जानते हैं आज पहली कलम से पहले ही दिन 17 अक्टूबर 2024 को चौधरी नायब सिंह सैनी जी ने शपथ ली मुख्यमंत्री बनने की। उस 17 का 18 नहीं होने दिया, उसी 17 तारीख को ही हमने देखा कि 24,000 से अधिक नियुक्तियां हुई। हम जानते हैं कि हमने कहा था पहली कलम से हम किडनी के पेशेंट्स को डायलिसिस की मुफ्त जो है सुविधा देंगे। ये लोग मजाक उड़ाया करते थे, कहते कैसे दे दोगे आप, ये तो हो ही नहीं। लेकिन प्रश्न इसीलिए उठा ना रावल जी, जब ये सारी बातें आपने की तो उसमें फिर आपको ये जो 2100 देने थे इसकी भी व्यवस्था कर देते। देखिए इसको समझना पड़ेगा, इसका एक टेक्निकल पहलू भी है। टेक्निकल पहलू यह है कि हरियाणा का जो पिछले साल जो बजट हुआ था वो वोट ऑन अकाउंट नहीं था, वो पूरा एक बजट था। मतलब जब 6 महीने से कम का कालावधि रह जाती है किसी सरकार की चुनाव में जाने से, तो उससे पहले जो बजट होता है उसको आकर एक इंटरिम बजट बोलते हैं। लेकिन हमारा जो बजट था एक फुल बजट था, उसके अंदर उस प्रकार की प्रावधान नहीं था। तो जो पहला बजट अब आ रहा है, जो अगले कुछ दिनों में जो है आने वाला है, 7 तारीख से 7 मार्च से जो बजट सेशन शुरू हो रहा है, बजट में ही तो एलोकेशन होगा ना। अब वो बजट आते ही हम शुरू कह रहे हैं, और बजट कोई महीनों बाद थोड़ी, अभी मासा 3 महीने पहले तो चुनाव हुए हैं हरियाणा के, और अब जो है उसमें हम लागू कर रहे हैं। लेकिन हम लागू कर रहे हैं क्योंकि एक के बाद एक योजनाओं को हम कर चुके हैं। हमें किसी ने नहीं, हमारे कॉलर पकड़कर कहा था कि आप किडनी पेशेंट्स का भी करो। एससी वर्गीकरण का हमने अपने संकल्प पत्र में वादा किया कि हम जो वंचित है असल में उनको उनका हक देंगे। हिंदुस्तान की कोई राज्य सरकार हिम्मत नहीं कर पा रही थी, सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद हमने करके दिखाया। आज जो है अनुसूचित वर्ग जो है जो हमें मदद कर रहा है, हमें बुरी प्रशंसा कर रहा है। लेकिन बड़ी बात क्या है कि केवल हरियाणा के अंदर जो है केवल एक ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो अपने वादों को पूरा करती है। ठीक इसी तरह ही पूरे भारत के अंदर एकमात्र ऐसी पार्टी है। हम जानते हैं, मैं पूरा करूं ये कहते हुए मैं पूरा कर रहा हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहकर आए थे 2004 में कि पहली कलम से जो है गेस्ट टीचर्स को मैं पक्का कर दूंगा। फिर जो है हमने देखा कि 2006 में केवल 2 साल बाद ही, 1.5 साल बाद ही किस प्रकार अपने खुद के घर के सामने पॉइंट ब्लैंक पर गेस्ट टीचर्स पर गोली चला दी उन्होंने, जो प्रदर्शन किया। हम जानते हैं इनेलो कहकर आई थी कि हमें एक बार सरकार में ला दियो और उसके बाद मीटर उखाड़कर जोड़ में फेंक दियो। किसानों ने, इन्होंने मांग तो पूरी क्या करनी थी, किसानों ने आंदोलन किया, उसके लिए कंडेला में उन पर गोली चला दी इन लोगों ने। हम जानते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है एक के बाद एक वादा करती थी। पहले कहती यमुना साफ करेंगे, फिर उसके बाद अब कहते यमुना साफ करने से वोट नहीं मिलता। खैर वोट तो फिर भी नहीं मिला इनको, शून्य बटा। ठीक है, अब आपने ये कह दिया कि भाई आप पे ही भरोसा करते हैं क्योंकि आप सारे वादे पूरा करते हैं। योगेश जी जवाब देखिए, इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को राम राम नमस्कार। हमारे ये विदु रावल जी हैं, बहुत बड़े विद्वान है और ये बहुत बड़े वादे पूरे करते हैं। 15-15 लाख रुपए खाते में आने थे, वो भी इन्होंने देखिए सबके। अरे बीच में मत बोलो, मेरा आपसे एक सवाल है, वो वादा क्यों नहीं किया?
आप हमने मुझे कभी ये वादा नहीं बताइए, किया। 15 लाख मुझे का मेरे कभी सवाल वादा का जवाब दीजिए। मूर्खतापूर्ण आप है। कृषि सोने यूनिवर्सिटी से में प्रोफेसर आलू हो, से सोना बनाने की मशीन आप जैसा मुझे जवाब वादा है। दीजिए, आप प्रोफेसर आलू से कहाँ सोना हो? बना दिया राहुल गांधी ने, देखिए, आलू से सोना बना दिया। मैं गौरव फिर जी से आपके माध्यम से ये पूछता हूँ। फिर उसी ऑफ ट्रैक पर जाने लग गए। अरे योगेश जी, मैं नहीं, ये कह रहा ऑफ हूं नहीं है। संकल्प आप पत्र के वादों की बात क्यों करिए ना। दिखाते ठीक है, हो 15 लाख वाली प्रोफेसर? बात आप ये कहिए, मैं ये नकली कह रहा हमने कौन सा हूं संकल्प- संकल्प कौन सा संकल्प पत्र मैं में ये पॉइंट चीजें टू करने पॉइंट को बताइए तैयार कि हूं। इन्होंने जो कहा वो पूरा नहीं मेरा किया। पॉइंट ये है, मेरी आपत्ति है, मेरी आपत्ति लीजिए। और मेरी भाजपा के लोगों से भी आपत्ति है, नेताओं से। ये नकली प्रोफेसर आके हमें तो फायदा पहुंचा रहा है, आपका भाजपा आप की नकली इमेज हो, को भी खराब आप कर रहा नकली है। हो, नकली नकली आदमी है, प्रोफेसर है प्रवक्ता है। ये महबूबिया मुझे है। जवाब ये दीजिए। अपने अपने आप कजन तो ब्रदर को प्रोफेसर बिठाता कहाँ हो है। आप? योगेश कहाँ जी, बैठे योगेश हो? जी, योगेश जी, ब्रदर मुद्दे को पर बात मुझे करनी है आपको, अपने आपको असली स्क्रीन पे नकली में ही केवल प्रोफेसर उलझे रहना है। योगेश जी, ये क्या योगेश जी कोई पर्सनल लड़ाई है क्या आपकी? योगेश जी, योगेश जी, योगेश जी, योगेश जी, योगेश जी, कोई व्यक्तिगत आपकी अगर कोई लड़ाई है तो मुझे बता दीजिए। फिर मैं चर्चा में ये कोशिश करूंगा कि कम से कम आप दोनों लोगों को ना, आप दोनों लोगों का आमना सामना ना हो। एक सेकंड योगेश जी, योगेश जी, ये व्यक्तिगत बातें प्लीज मत करिए। योगेश जी नहीं, खानदान में योगेश जी आज के मुद्दे पर बात करिए। आप जिस टॉपिक पर डिबेट करने के लिए बैठे हैं, योगेश जी मत बाद में शिकायत मत करिएगा। आपको समय नहीं मिला, आप बोल नहीं पाए, आप अपनी बातों को नहीं रख पाए। ये असली नकली के फेर में मत पड़िए योगेश जी। योगेश जी, योगेश जी, योगेश जी, योगेश जी, योगेश जी, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। योगेश जी, ये कोई मुद्दा नहीं है। बदतमीजी करोगे तो बदतमीजी का जवाब योगेश जी, ये कोई मुद्दा नहीं है। योगेश जी, ये कोई मुद्दा नहीं है। दाने लेकर पास हुआ योगेश जी, ये कोई मुद्दा है ही नहीं। योगेश जी, कोई मुद्दा नहीं। अगर आपको संकल्प पत्र पर बोलना है तो मैं अलाउ करूंगा, नहीं तो मैं अलाउ नहीं करूंगा। योगेश जी नहीं, योगेश जी, आपको अगर चर्चा को हमेशा ऑफ ट्रैक करना है, आपको डिरेल करना है, आपको मुद्दे पर अगर नहीं बोलना है तो आप प्लीज बता दीजिए। आप प्लीज बता दीजिए आपको मुद्दे पर बोलना है कि नहीं बोलना है। आप स्क्रीन से प्रोफेसर नहीं, आप आओगे तो मैं बात करूंगा। अरे आपको दिखता है, आपको दिख रहा है, स्क्रीन दिख रही है योगेश जी, आपको दिखती है स्क्रीन? प्रोफेसर सब योगेश जी, आपको स्क्रीन दिखती है क्या? योगेश जी, आपको स्क्रीन दिख रही है क्या? अरे भाई, मेरा प्रश्न सुनिए। ये पाखंडी है। अरे योगेश जी, आपको स्क्रीन दिख रही है? योगेश जी, आपको स्क्रीन दिख रही है? आपको स्क्रीन दिख रही है? आपको स्क्रीन दिख रही है? आपको स्क्रीन दिख रही है योगेश जी? आपको दिख रहा है? आपको दिख रहा है? आपको दिख रहा है? आपको दिख रहा है योगेश जी? आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अरे योगेश जी, आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? अगर देख पा रहे हो तो जरा देखें कहां लिखा है प्रोफेसर, पढ़ के बताइए। या आपको पढ़ना नहीं आता है योगेश जी? प्रोफेसर आया हुआ है। अरे आपको पढ़ना आता है योगेश जी? योगेश जी, पढ़ना आता है आपको? पढ़ना आता है ना आपको? आपको पढ़ना आता है ना? पढ़ना आता है ना योगेश जी? योगेश जी, पढ़ना आता है? कहां लिखा है प्रोफेसर? कहां लिखा है प्रोफेसर, बताइए। कहां लिखा है प्रोफेसर? कहां लिखा है प्रोफेसर, बताइए। कहां लिखा है? कहां लिखा है प्रोफेसर, बताइए। कहां लिखा है? कहां लिखा है प्रोफेसर? अरे बताइए कहां लिखा है प्रोफेसर? योगेश जी, प्रोफेसर कहां लिखा है पहले ये बताइए आप। योगेश जी, पूरी चर्चा में मैं अब आपको इससे ज्यादा समय नहीं दूंगा, क्योंकि आपने पूरा समय खराब किया। आप मुद्दे पर बोलना नहीं चाहते हैं, आपके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है योगेश जी, मैं समझ गया आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। योगेश जी, आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। मुझे यह लग रहा है कि आपके पास कोई काउंटर सवाल नहीं है, कोई काउंटर सवाल नहीं है आपके पास, क्योंकि आप प्रोफेसर और इस विषय में ही उलझे हुए हैं। ना तो प्रोफेसर विदु रावल जी के आगे लिखा हुआ है, ना ही ये व्यक्तिगत टिप्पणी का मैं अब आपको इससे ज्यादा और मौका दूंगा। योगेश जी की ऑडियो को डाउन करें। योगेश जी, अगर आपको चर्चा में बैठना है तो आप बैठिए, नहीं तो आप जा सकते हैं, नहीं तो आप जा भी सकते हैं। अमनदीप जी, आप जाइए, आप जा सकते हैं, आप बिल्कुल जा सकते हैं। आप चर्चा का केवल समय खराब कर रहे हैं, आप समय खराब कर रहे हैं। अमनदीप जी, क्या वादे वाकई में आपको लग रहा है कि जो वायदे किए जा रहे हैं वो भारतीय जनता पार्टी पूरा करती है? क्योंकि उनका ये कहना है कि हम ही वो पार्टी है जो वायदे पूरा करती है, बाकी कोई पार्टी अपने वायदे को पूरा नहीं करती। अमनदीप जी। आयुष जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं सबसे निवेदन करूंगा अपने साथी प्रवक्ताओं से, हमारा आज चर्चा का विषय है और हम लगातार सभी राजनीतिक दलों को रिप्रेजेंट करते हैं और चर्चा करते रहते हैं। और खासकर से आयुष जी, आप मॉडरेटर हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा। देखिए, विदु भाई ने सब तीनों पार्टियों पे कटाक्ष किया, तीनों ने हमने बड़ा ढंग से सुना। एक भी आदमी नहीं बोला। उन्होंने कांग्रेस पे भी बोला कि फलाना वायदा किया था, उन्होंने ये कर दिया, हमारे ऊपर भी बोला। तो अब कोई प्रवक्ता अगर बात अपनी रख रहा है, उसको काउंटर करना है, तो वो भी इंटरफेयर ना करें। और आयुष जी, आपसे निवेदन है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। नहीं, मैं तो ध्यान रख रहा हूं अमनदीप जी। समस्या इस बात की है ना कि जब आप व्यक्तिगत हो जाते हैं तो उसको रोकना पड़ता है।
नहीं, आप वो- पॉइंट टू वो पॉइंट भी- बात करेंगे, अगर नहीं, आप संकल्प पत्र हम पर ये- बात करेंगे उस पर मुझे कोई एतराज नहीं। आप बताइए कि इन्होंने ये वादा पूरा नहीं किया, मैं उसमें वही मुझे कह क्या रहा हूं ना आपत्ति है। कि- लेकिन आप पर्सनल हो जाएं कि आपकी ये डिग्री नहीं है, आप फर्जी हैं, आपके प्रोफेसर क्यों हैं, नहीं, इससे मुझे कोई हम उसको- इससे मेरी चर्चा का कोई नहीं, लेना नहीं, देना नहीं है। और मैंने उसको उसको भी हम कहीं सही स्क्रीन पर नहीं नहीं लिखा मानते, हुआ है, बिल्कुल जो- इसलिए मैं उसको अलाउ नहीं कर सकता हूं। बस अमनदीप जी। नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि सर उसको भी हम सही नहीं मानते, लेकिन निवेदन विदु भाई से भी है कि अगर आपकी हमने इतनी कड़वी बात सुनी तो आप भी सुनिए ना, क्या बात होगी। वो अगर बोलेंगे, अगर कोई अपशब्द बोलेंगे, गलत शब्द, असंवैधानिक बोलेंगे या अमर्यादित शब्द होगा तो आयुष जी टोक देंगे इसको। अभी जो चर्चा का मुद्दा, खैर छोड़ करके मैं फिर उम्मीद करूंगा कि योगेश भाई भी चर्चा में हिस्सा लेंगे और फिर से हम बात करें। चर्चा का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के जो चुनावी वायदे थे, घोषणा पत्र था, उसके तहत जैसा कि हमारे साथी प्रवक्ता ने कहा कि भाई हम सारे वायदे पूरे करते हैं। चुनावी घोषणा पत्र में वायदा वृद्धावस्था पेंशन का भी था, चुनावी घोषणा पत्र में और अनेकों वायदे थे। और लगातार से हमने देखने को मिला कि भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से केवल एक प्रोपगंडा रचित जरूर करती है। या अभी चुनावी घोषणा पत्र में साफ साफ आयुष जी आपके माध्यम से मैं जानना भी चाहूंगा और ये मेरा प्रश्न भी है, जबकि घोषणा पत्र में इन्होंने लिखा था सभी महिलाओं को देंगे, लेकिन अब जो सुनने में आ रहा है या जो घोषणा हो रही है कि केवल गरीब महिलाओं को देंगे। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बयान भी आया कि योजनाएं केवल गरीब के लिए होती है, सभी के लिए नहीं है। हालांकि घोषणा पत्र के अंदर सभी वर्ड का इस्तेमाल किया गया था, सभी शब्द का इस्तेमाल किया गया था, और इसी प्रकार से और सारे वायदे हैं। और घोषणा पत्र में अगर कोई पार्टी वायदा करती है, ये बिल्कुल उसका अधिकार बनता है जनता के प्रति, और जनता ने अगर चुन दिया है उसको कि वो उस वायदे को पूरा करे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी घोषणा पत्र के पूरे वायदे नहीं हुए हैं, अभी भी किंतु परंतु इफ बट्स के साथ आ गई है। और खाली काम भारतीय जनता पार्टी का क्या है कि वायदे से पहले प्रोपगंडा भी तो आनी शुरू नहीं हुई किस्त। अभी तो बजट आएगा, बजट पास होगा, किस्त आएगी, लेकिन उससे पहले से ही अभी से मशहूरी शुरू कर दी गई है। जैसे कि मेरे साथी प्रवक्ता बता रहे थे कि महाराष्ट्र में 2 महीने ही हुए सरकार बनेगी, इनके शब्द है ये कि 2 महीने हुए सरकार बनेगी, लेकिन किस्तें 4 जारी कर दी हैं। क्या 15 दिन की किस्त जारी कर दी है? या फिर अगर आपने पहली सरकार की 2 किस्तें जोड़ दी तो गलत है? ये कोई टेक्निकल तरीका, संवैधानिक तरीका है ही नहीं ये बात करने का, क्योंकि सरकार अगर अभी बनी है, पहले तो मुख्यमंत्री शिंदे जी थे, अब जाकर मुख्यमंत्री फडणवीस जी बने हैं। उन्होंने इस कंटेक्स्ट में कहा कि भाई वो योजना पहले से चल रही है ना, जैसे उन्होंने मध्य प्रदेश का भी एग्जांपल दिया, तो वो शिवराज सिंह चौहान के समय से चल रही है। अभी मोहन यादव है वहां पर, तो उन्होंने सारी किस्तों को जोड़ के बताया। आप मेरे पॉइंट समझने का कोशिश कीजिए कि भारतीय जनता पार्टी राई का पहाड़ बनाती है। अभी किस्तें तो सरकार तो 2 महीने बनी है, जारी 4 कर दी। अभी तो ये घोषणा पत्र में सभी लिखा था, अभी गरीब आ गए। अभी किसान को जो ये कह रहे हैं कि हमने सम्मान निधि, किसान को अपनी हक नहीं मिल रहा है, एमएसपी नहीं मिल रही जिसके लिए वो तड़फ रहा है, और ये कह रहे हैं 16.5 रुपए प्रतिदिन देकर के हम उसका सम्मान बढ़ा रहे हैं, उसको मालामाल कर रहे हैं। इस प्रकार का जो प्रोपगंडा भारतीय जनता पार्टी रचती है हमेशा से, ये इनका काम हो गया है। और असल में धरातल में जो समस्याओं से, मेन मकसद इनका क्या है कि जो असली समस्याओं से लोगों का ध्यान भटकाना, और जो सरकार की प्राथमिकताएं हैं कि पूंजीपतिवाद को कैसे बढ़ाया जाए, या गरीब और अमीर के अंदर फासला कैसे बढ़ाया जाए, यहाँ पर जो है लोकतंत्र खत्म करके जो है तानाशाही कैसे लाई जाए, यहाँ पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यहाँ पर गरीबों को एक बंधुआ मजदूर की तरह कैसे बनाया जाए कैपिटलिस्ट का। असल में सरकार का ध्यान पूरा उस तरफ है, और जो लोगों की बुनियादी जरूरतें हैं या मुद्दे हैं धरातल के, उनसे ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार की योजनाओं का, इस प्रकार से प्रोपगंडे का ये काम करते हैं। नरेश जी, क्या वाकई में आपको लगता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का दावा ये, और तो आम आदमी पार्टी पर तो बार बार आरोप लगाते हैं ये कि आप लोग तो जो वादा करके आए पूरा ही नहीं किया, इसलिए दिल्ली की जनता ने आपको सत्ता से बाहर कर दिया। आयुष जी नमस्कार, आपके दर्शकों को और सभी साथी पैनलिस्ट को भी। आपने कहा वादे वो किए हमने देश को शिक्षित करने के लिए, माने ना माने, बेशक मैं कई बार विदु भाई को भी एग्जांपल दे चुका हूं और दिखा चुका हूं विद प्रूफ के लिए। और हमने जो बीड़ा उठाया था देश के अंदर, पहले कोई शिक्षा की बात नहीं करता था, वो हम अब भी कहते हैं, हमेशा कहते रहेंगे, शिक्षित करना चाहिए, शिक्षित तो करना देना नहीं चाहते। मैं आपको बताऊं क्या है, आईआईटी के ITI जो बच्चे करने जाते थे उनके लिए केंद्र ये कहते हैं कि केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही, इसलिए हम जो है उनको फ्री बस पास नहीं दे सकते।
उसके अंदर से 20,000 महिलाएं हैं, बच्चियां भी है बेचारी। ये किसी को शिक्षित नहीं करने देना चाहते, जब भी तो मैं कहता हूँ ये शिक्षा के लिए काम नहीं करना चाहते। उनके लिए बोलते हैं केंद्र सरकार के लिए अलग फॉर्मूला है, स्टेट सरकार के लिए अलग फॉर्मूला है। कहते हैं ट्रिपल इंजन की सरकार है। वो इंजन बता दो भाई, कौन सा इंजन है? तुम्हारे इंजन काम कर रहे हैं, एक इंजन केंद्र के अंदर तुम्हारा भी है, राज्य के अंदर तुम्हारा भी है, फिर क्या देते हो? अपनी योजनाओं से वापस हो जाते हैं। भाई 40,000 को तो दे लो, फिर तो आप देश की प्रदेश की जनता को दोगे। 40,000 में आपको बताऊं कि दिल्ली के अंदर हमने कम से कम 1.5 करोड़ हमने टिकटें बांटी थी महिलाओं को फ्री, और वो आंकड़े बाकायदा सरकारी आंकड़े देख लीजिए। और अभी जो बात हो रही थी, हम हरियाणवी को, मैं संकल्प पत्र खोल के बैठा हूँ पूरा का पूरा, उसके अंदर लिखा हुआ है हम हरियाणा की सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रति माह 2100 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। तो ये बाकायदा लिखा हुआ है इनकी सभी महिलाओं को। लेकिन अभी कहते हैं ना टर्म एंड कंडीशन, रूल्स, इफ एंड बट, किंतु परंतु, वो सनी देओल की एक मूवी वाला हिसाब है कि डेट डेट डेट, कब तक डेट वाला हिसाब रखेंगे, ये वही हाल है। पहली बात तो आप देखिए कि महाराष्ट्र के लिए एग्जांपल दे रहे थे, पहले इन्होंने काटा 5 लाख महिलाओं के लिए, दूसरी बार में काट दिया 4 लाख महिलाओं। उसके लिए बोलते हैं कि कुछ लोग महिलाएं जो हैं ऑटो चलाती हैं, महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई के अंदर है, जो इस तरह से काम करती हैं, वो एलिजिबल नहीं है। मतलब क्राइटेरिया आप पहले कहते हो सबको देंगे चुनाव से पहले, और उसके बाद में पलट जाते हो अपनी बातों से। ये तो इनकी नीति है। ITI वाला आपको बता ही चुका हूं मैं, बहुत सारे मुद्दे हैं अभी तो। विदु रावल जी जवाब दीजिए, ये इफ बट क्यों लगा दे? टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई हो गया। बोलिए बोलिए नरेश जी, बोलिए बोलिए बोलिए। कई लोगों को उनके लिए आप फ्री प्लॉट भी देंगे, आयुष जी नहीं सुन पा रहे हैं? नहीं नरेश जी, थोड़ा सा मुझे आपको रोकना होगा, मुझे लग रहा है शायद नेटवर्क का कोई इशू है, आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ पा रही है। मैं दोबारा आऊंगा आपके पास। विदु रावल जी जवाब दीजिए। देखिए, हम जो कह रहे हैं ये भी एक आपकी डिबेट के जरिए भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते, और जो प्रवक्ता होता है किसी भी पार्टी का होता है, वो पार्टी की ऑफिशियल लाइन, जो हमने वादा किया हुआ है, जो हमने संकल्प पत्र लेकर जनता के बीच में गए हैं, कोमा फुल स्टॉप अक्षर, हर अक्षर कोमा फुल स्टॉप समेत जो है उसको लागू करेंगे। ये चौधरी नायब सिंह सैनी की सरकार है, ये किसी इस प्रकार की सरकार नहीं है, केजरीवाल वाली सरकार नहीं है जो टर्म्स एंड कंडीशन लगा दे, पहले कहे कि हम बिजली कंपनियों का सबका ऑडिट करेंगे, उससे जो पैसा बचेगा उस पैसे से बिजली 200 यूनिट फ्री करेंगे। आज तक 11 साल में कहाँ ऑडिट है, कितना पैसा बचा? ऑडिट ही नहीं हुआ। पैसा तो छोड़ो, ऑडिट तो कर लेते, कम से कम नहीं बचता पैसा, कम से कम कोई। हम तो ये शीला दीक्षित जी के खिलाफ ये सबूत हैं, ये देखो अटैची में है, हमारी सरकार आते ही करेंगे। शीला, वो सबूत का छोड़ो, कहीं FIR ही दर्ज नहीं करवाए। खैर, उस पर नहीं जाएंगे हम। मैं फिर से, अगर किसी के मन में कोई शंका भी है, हो सकता है कुछ दुष्प्रचार में, पार्टी मीटिंग्स में कुछ झूठ सच बोले जाते हैं, उनमें ऐसा किसी ने कह दिया हो, तो मैं आप भाइयों की आशंकाओं को दूर करते हुए कह रहा हूं, कोमा फुल स्टॉप अक्षर बिल्कुल वैसा का वैसा जो हमने कहा है उसको हम करेंगे, और आप अपनी इन्हीं 2 आंखों से देखोगे। हम तो वैसे भी जो है, हम कहते हैं कि जो इन 2 आंखों से जो देखे हुए सपने उनको पूरा कर चुके हैं। 370 कोई उम्मीद ही नहीं लगा सकता था, 370 टूट जाए ये स्वप्न की बात थी। शायद कार्यकर्ता भी सोचता था कि कभी स्वप्न होगा, अखंड भारत का जैसा स्वप्न वैसा एक होगा, लेकिन किस प्रकार अपनी आंखों से देखा है हमने, माझी आंखें माझी डोला देखा है हमने कि किस प्रकार से 370 जो है वो टूटा। इसी प्रकार से हम जानते हैं ये सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, इसलिए तो लोग मोदी को चुनते हैं। ये मोदी की गारंटी है, और मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरी होने की गारंटी। मैं जल्दी से, हमारे भाई ने, इनेलो वाले भाई ने 1-2 विषय उठाए, उन पर जल्दी से कह देता हूँ। हमारा वृद्ध अवस्था पेंशन को लेकर आप प्लीज संकल्प पत्र खोलिए, उसके अंदर जो लिखा हुआ है मुझे उसके लिए अकाउंटेबल बनाइए। हमने लिखा कि हम लगातार उसको बढ़ाते रहेंगे, वो हम बढ़ाते रहेंगे, आप देखिएगा। हमने लेकिन पहले स्पेसिफिक वादा किया था 2014 में, जब हम आए थे उस समय भूपेंद्र सिंह हुड्डा घोषणा करके गए थे कि हम 750 से बढ़ाकर 1000 कर देंगे। 1000 किसी को मिला नहीं था भूपेंद्र हुड्डा जी की सरकार। हमने आके उनका वादा पहले महीने से पूरा किया, और 2 महीने बाद अगले साल से हर साल जो है 200 रुपए बढ़ाकर जो हमने वादा किया था, यानी कि 2000 रुपए हमने 2014 से 19 तक आकर 2000 रुपए हमने वृद्धावस्था पेंशन की, जो हिंदुस्तान में सबसे अधिक। अगली बार हमने फिर वादा किया कि 2 से बढ़ाकर उसको 3000 करेंगे, लेकिन जब तक सरकार आई उससे 1 साल पहले ही हमने वादा पूरा कर दिया, हमने 3000 कर दिया। जो वादा किया उसको पूरा किया साहब,
उसमें कोई कट ही बड़ी नहीं की। और यही ट्रस्ट है, यही तो विश्वास जनता का और हमारा यही तो रिलेशन है। आपने कहा महाराष्ट्र, एक और शायद मैं समझाने में मेरे से गलती रही होगी, मैं ढंग से समझा नहीं पाया हूँ। महाराष्ट्र के अंदर जो 3 किश्तें थी वो एक साथ चुनाव आचार संहिता शुरू होने से पहले जारी कर दी थी। और मतलब एक किश्त जो आगे चुनाव के दौरान होनी थी और 2 महीने पहले से। ये हमारी कन्विक्शन है। हम जाते हैं, अब अरविंद केजरीवाल चुनाव में जा रहे हैं, उन्होंने पहले से घोषणा की हुई थी कि मैं 1000 रुपए जो है दिल्ली के लोगों को दूंगा। लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने घोषणा की, वो लोकसभा चुनाव के इतने महीनों तक नहीं। फिर चुनाव के अंदर जा रहे हैं कि मैं दोबारा जीत कर आया तो तब मैं इतना दूं। अरे भाई, आपकी सरकार है, आपने कर देते ना जो आप कह रहे हैं। पिछला 1000 तो कम से कम दे देते। चलो चुनावी संकल्प पत्र में आपने जो है बाद में बढ़ा दी है, लेकिन नहीं किया इन्होंने। हमने क्या किया, हमने पिछली किश्तें जारी की और अब सरकार बनने के बाद ये किश्त और जारी कर दी। इस तरह से 4 हुई साहब। फिर आपने कहा कि 6,500 रुपए पर डे। अब देखो, झूठ बोलने में और मतलब ये 6.5 को तो बहुत कम बता रहे हैं अमनदीप केसरी जी, मुझे नहीं पता। 16.5 रुपए पर डे बताया मैंने, 16.5 रुपए। ठीक है, 16.5 को भी कम बता रहे हैं ये। अब वो 16.5 जो कम बता रहे हैं, हरियाणा के 100% किसान जो कि उस लाभार्थी वर्ग में आते हैं, यानी 5 एकड़ से कम जिनकी भूमि है, सब के सब जो है उन्होंने जो है इसको अवेल किया हुआ है। कोई ऐसा अमनदीप केसरी जी की बातों में आकर कोई एक किसान भी अगर वो 2000 रुपए, जिसको ये यानी प्रति तिमाही 2000 रुपए, साल के 6000 रुपए जो मिलते हैं, वो फसल की खर्च के लिए मिलते हैं, बीज और पानी के लिए, बीज और उसके बीज के लिए मिलते हैं असल में। तो वो किसी किसान ने फॉरफिट तो किया नहीं। जिसको आप कम बता रहे हो, कम तो तब होता ना जब आप ये बताते इतने किसानों ने छोड़ दिया। मोदी जी ने कहा, मैं उदाहरण देता, अब अमनदीप जी आपने तो कहा था। अरे मैं ये कौन सा तर्क है आयुष भाई? देखिए आप ही बताइए कि किसी की, अरे ये कौन सा तर्क है? तो आप ये कहिए ना, आप स्पष्ट तौर से ये बयान दीजिए कि भाई हमने समृद्ध बना दिया किसान। आपने बहुत लंबा, लेकिन अमनदीप जी फिर ये तो मानना पड़ेगा ना भाई, वो कहीं तो काम आ रहा होगा ना उनके। नहीं तो सही बात है, किसान कहता कि भैया ये 16 रुपए 16.5 हमको नहीं चाहिए, अब अपने पास रख लो। नहीं मेरी बात सुनो, आप ये दोनों ये क्यों नहीं कह देते कि भाई ये इतना ज्यादा पैसा है कि किसान समृद्ध। बात ज्यादा और कम की नहीं अमनदीप जी, बात ये है कि वो काम तो आ रहा होगा ना 6000 रुपए। एक मिनट, जिन्होंने ये बात आपकी सही है कि वो कम हो सकता है, उसको बढ़ाना चाहिए, इस पर मुझे कोई एतराज नहीं। मैं कह रहा हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप उसको एकदम शून्य नहीं कर सकते। नहीं अमनदीप जी, लेना छोड़ देगा। ये प्रश्न इस पर चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, लेकिन अमनदीप जी मैं ये कह रहा हूं कि आप उसको शून्य मत करिए। दे दीजिए, किसान लेना छोड़ देगा। अमनदीप जी मैं ये कह रहा हूं कि आप उसको शून्य मत करिए। किसान की एमएसपी दे दीजिए। अमनदीप जी मैं ये कह रहा हूं कि आप उसको शून्य मत करिए। नहीं अमनदीप जी, आप उसको शून्य मत करिए। मैं कह रहा हूं कम हो सकता है, मुझे उस पर कोई एतराज नहीं है, वो निसंदेह कम हो सकता है, लेकिन मैं कह रहा हूं उसको शून्य मत करिए। आप उसको ये कहते हैं कि उसकी कोई जरूरत नहीं, आवश्यकता भाई आवश्यकता तो होगी ना, तभी ले रहा है। ये होता है कम। ये 2 रुपए के चेक दिया करते थे, कम होते थे, लोग चेक नहीं लेने जाते, ये होता है कम। किसी ने 2000 रुपए छोड़े नहीं। और मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आपने टाइम खर्च किया, अमनदीप जी आपने टाइम खर्च किया इस डिबेट का, रूल्स बताने के लिए। अब खुद रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे। आपने बहुत टाइम लगाया मुझे ज्ञान देने के लिए। मैंने आपकी बात मानी, आपने अच्छी बात कही थी, मैंने मान लिया आपकी बात। अब आप भी कम से कम अपनी बात तो मान लो। अच्छा, तो अभी क्या है कि ये कौन कह रहा है कि 2000 कम है? जो लोग आपकी डिबेट में बैठकर जो 300 रुपए वृद्धावस्था पेंशन दिया करते थे ना, ये इनेलो वाले, और इनके प्रवक्ता दर प्रवक्ता उस 300 को ज्यादा बताया करते हैं, वो आकर 2000 को कम बता रहे हैं। फिर कहते हैं कि और मेरा जो कहना है, मेरा ऐसा हवा में नहीं मैंने बात छोड़ी। मोदी जी की सरकार ने जब उज्ज्वला योजना शुरू की, मोदी जी ने कहा कि हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है सिलेंडर्स पर सब्सिडी ले रहा है, जबकि वो जो है उसको पे कर सकता है। एक योजना निकाली, गिव इट अप, गूगल करिए मिलेगा। 4.5 करोड़ भारतीयों ने गिव इट अप कर दिया। 200, मैं मानता हूं 225 रुपए के करीब अंतर था। लोगों ने कहा हम पे करेंगे ज्यादा। ये कन्विक्शन होती है साहब। मोदी जी ने कहा गिव इट अप, लोगों ने कहा ठीक है वी आर गोइंग टू गिव इट अप। 4.5 करोड़ भारतीयों ने अपना 200 रुपए सिलेंडर का लाभ जो है छोड़ दिया। ये कन्विक्शन होती है। आप ये कन्विक्शन दिखाइए ना। फिर अभी एमएसपी की बड़ी बात करते हैं कि यार एमएसपी नहीं दे रही, एमएसपी नहीं दे रही। एक दाना जिनकी सरकारों ने एक दाना अगर खरीदा हो तो उसका मुझे जे फॉर्म दिखा दो। हम 24 की 24 फसलों का एक दाना खरीद, ठीक है, चलिए उसको नहीं कहते। फिर एक और बात इन्होंने कही, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हिंदुस्तान में। और ये अब मैं हिंदुस्तान की नहीं, मैं वर्ल्ड बैंक के जो है रिपोर्ट बता रहा हूं। पहली बार हिंदुस्तान में ऐसा हुआ पिछले 10 साल में
25 करोड़ लोग जो है बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, गूगल करोगे पहला लिंक आएगा, खोल कर देखना। वर्ल्ड बैंक कह रहा है, वर्ल्ड बैंक एक और बात कह रहा है कि जो एक्सट्रीम पॉवर्टी है हिंदुस्तान में, जो सबसे गरीब है, जो मतलब कर नहीं सकते थे, वो पहली बार हिंदुस्तान जब से आजाद हुआ इतना हुआ कि वो 0.74% तक आ गया, यानी पहली बार 1% से नीचे आ गया। उसको तो कह रहे हैं पूंजीपति की सरकार। और जब ये अपने उस, ठीक है, चलिए आप ये कह रहे हैं कि कन्विक्शन है और इसलिए जो है जनता आप पर भरोसा करती है। एक चीज छोटी सी, आम आदमी पार्टी वाला भाई लगेगा उसको, उनकी सीट नहीं आती तो शायद उनका जवाब भी नहीं हम देते, ऐसा नहीं है सर। आपने ना देश की शिक्षा व्यवस्था सुधार दी है वाकई में, और सीएजी ने जो रिपोर्ट पेश की है, आप कहते थे ना सीएजी की रिपोर्ट बड़ी जरूरी है पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की, केजरीवाल का खुद का बयान है जब सरकार कांग्रेस की सरकार पर गए आते थे। आज वही सीएजी की रिपोर्ट आपकी शिक्षा व्यवस्था की बता रहा, धज्जियां उड़ा रहा है। जिस प्रकार से प्राइवेट बसों के लाइनें लगती थी दिल्ली के अंदर से, प्राइवेट बसों, प्राइवेट स्कूल की बसें, कोई गुड़गांव जा रही है, कोई नोएडा जा रही है, कोई हरियाणा आ रही है, कोई अलग अलग लाइनें लग के वहां पर निकलती थी। चलिए सीएजी रिपोर्ट में हम लोग किसी दिन और चर्चा करेंगे। ठीक है, आपने कुछ बातें इशारे में कह दी है। ठीक है योगेश जी भाई, संकल्प पत्र में बताइए क्या नहीं पूरा किया इन्होंने। ये संकल्प पत्र में इन्होंने, जब आज 11 साल से सत्ता में है, 10 साल 2 टर्म सत्ता के बाद इन्होंने खुद एडमिट किया कि हमारे 2 लाख पद खाली हैं। उन 2 लाख पदों को आप 10 साल तक नहीं भर पाए। आपने खुद ये आंकड़े, अभी परसों ही आरटीआई से खुलासा हुआ है 8500 करीब पदों में से आज 4000 से ज्यादा सहायक प्रोफेसर के पद यूनिवर्सिटी कॉलेज में खाली है। और जो मेरे भाई अभी बात कर रहे थे, हमने रोजगार दिया, इन्होंने कांग्रेस वालों ने रोकना चाहा, कभी आज तक हमें ये बता दीजिए आप 10 साल में भर्ती नहीं कर पाए। और जो आपने भर्ती किए हैं, अभी इन्होंने रिसेंटली असिस्टेंट इंजीनियर भर्ती किए हैं इरिगेशन डिपार्टमेंट में, आधे से ज्यादा हरियाणा से बाहर के लोग हैं। हरियाणवी तो मैं कहता हूं ये कहना ही छोड़ दो आप लोग, क्योंकि आपकी सरकार चल रही है रिमोट कंट्रोल से। और एक और है, रिमोट कंट्रोल भी डायरेक्ट नहीं है, ये नहीं है कि मोदी जी और अमित शाह जी चला रहे हो, उसके बीच में एक सुपर सीएम का रिमोट कंट्रोल है, पहले फाइल वहां जाती है। अब मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, हिसार में एक पूर्व मेयर है, अभी नगर निगम का रिसेंटली चुनाव चल रहा है, और उसने 4 महीने पहले भारतीय जनता पार्टी से बगावत करके निर्दलीय चुनाव लड़ा। तो मुख्यमंत्री साहिबान उन्हें शामिल करवाने हिसार आना चाहते थे, तो वो दौरा इसलिए रद्द करना पड़ा कि हाईकमान ने कह दिया कि आप इन्हें शामिल नहीं करवा सकते। 6 साल से वो पार्टी से निकाले हुए थे, 6 साल के लिए। ये अनुशासन है इनकी पार्टी का। आज आप देखिए, आप 6 साल से ट्रिपल इंजन की आपकी सरकार है, आपने ट्रिपल इंजन में आपने अब नगर निगम चुनाव में आपने संकल्प पत्र दिया, उसमें आप खुद वादे कर रहे हो आज तक भी। अगर आपने 6 साल से अगर वो वादे पूरे किए होते तो आज दोबारा वो वादे नहीं करने पड़ते। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा, मेयर के चुनाव में इन्होंने मेयर को शक्तियां देने की पावर की बात कही थी। आज भी मेयर को एसीआर लिखने की पावर नहीं है, मेयर को डीडी पावर नहीं है। आप मुद्दे पे आइए। आपने मेयर को इतना कमजोर बना दिया, आपके मंत्री मेयर पद के लिए गली गली में वोट मांग रहे हैं। जनता की कमाई का पैसा, जनता के टैक्स का पैसा, उस जो वेतन में, पहले तो आपने 1 महीने तक दिल्ली में वोट मांगे, आज 1 महीने तक सारे हरियाणा के मंत्री मुख्यमंत्री इसी काम में व्यस्त है। जनता की वेलफेयर के लिए आपके पास कोई समय नहीं है, दफ्तरों में आप बैठते नहीं। आज भी पद खाली है। आपने क्या कैलेंडर जारी किया? क्या आपने रोड मैप है, इंटरव्यू टेस्ट आपने कोई जारी किया हो? आज आपको कौन भर्ती से रोक रहा है? फिर दूसरी बात ये आती है, जो हमारी बहनों को जो इन्होंने वादा किया था 2100 रुपए पेंशन देने का, बिल्कुल सही बात है। मेरे दोस्त की, मैं शर्मा जी की, अमनदीप जी की बात को सुन रहा था। इन्होंने उस वादे में ये कहा था कि हम 2100 रुपए हर बहन को देंगे, लेकिन उसमें इफ एंड बट फिर लगा दिया। आज ये बात आ गई कि हम सिर्फ गरीब महिलाओं को देंगे, वो भी देने शुरू नहीं किए। आयुष जी प्लीज इन्हें काउंटर कीजिए, मैं क्लियर कर चुका हूं इस विषय, रिपीट कर रहे हैं। ठीक है सियाग साहब, उसका इंतजार कर लेते हैं ना, अभी तो बजट एलोकेशन होना ही है। बजट एलोकेशन में भी वो स्पष्ट हो जाएगा, वो बात वो तो छुपने वाली है नहीं ना सियाग साहब। अगर ये ऐसा करेंगे तो वो दिखेगा। पब्लिक डोमेन में ये भी सामने आ गई।
आपने कोई वादा पूरा नहीं किया, जब तो आज भी आप वादे कर रहे हो। आज आपका फर्ज बनता था, आप ये कहते कि हमने 6 साल से हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार थी, हमने ये वादे के सफाई व्यवस्था की, सड़कों का जो बदहाल है उन्हें दूर किया। गुड़गांव में बारिश होते ही समुंदर बन जाती है गुड़गांव की सड़कें, और इनके गुड़गांव में आपने जो पशुओं की जो बेसहारा पशुओं की हालात देख लीजिए, शहर की क्या हालत है। और प्रॉपर्टी आईडी में जो घोटाला इन्होंने किया, ये कहते हैं कि आप बहुत ईमानदार हैं, आज तक रिकवरी नहीं की यासी कंपनी, क्योंकि इनकी जो गुजरात की कंपनी आती है। और अभी मेरे भाई ने, लायक दोस्त ने स्वीकार किया कि हमारे मोदी की गारंटी है। इन्होंने एक बात तो एडमिट कर ली अपनी बात में ही, मैं स्वागत करता हूं भाजपा के प्रवक्ता की बात का, कि इन्होंने स्वीकार कर लिया भाजपा आज कुछ नहीं है, केवल हमारी पार्टी मोदी के सहारे चल रही है। अरे हमें चिंता है, अगर आज आपकी मोदी जी इतने ही हैवी हो गए आपकी पार्टी पे, नहीं तो वो तो, अरे आपकी अरे सियाग साहब, वो तो राहुल गांधी भी अगर कोई बात कह के जाएंगे तो आप उसको इंडोर्स नहीं करेंगे क्या? राहुल गांधी की भी गारंटी को तो आप भी इंडोर्स करेंगे। वो अपनी पार्टी को कर रहे हैं, आप अपनी पार्टी को करेंगे। भाजपा की गारंटी तो है ही नहीं, भाजपा का तो शब्द ही हट गया। आज आप देखिए, आज देश के हालात क्या होंगे। मोदी जी तो सितंबर में रिटायर होने वाले हैं, 75 वर्ष के हो जाएंगे वो, क्योंकि नियम इनकी पार्टी बड़ी अनुशासन वाली पार्टी है, ये मैंने खूब पता है। तो फिर देश कैसे चलेगा जी? हमें तो ये चिंता सता रही है। ठीक है, फिर मोदी की गारंटी का क्या होगा देश में? नहीं, ये बात सही है आपकी। फिर ये तो जवाब विदुर रावल जी देंगे ना। अमनदीप जी जवाब दीजिए। जी देखिए आयुष जी, सबसे पहले तो यही कहा गया कि भैया किसानों को किसी ने भी फॉरगिव नहीं किया, छोड़ा नहीं उस योजना को, कि अगर 2,000 रुपए, तो आप स्पष्ट तौर से ये कह दीजिए ना कि भाई आप 6,000 रुपए पर साल, 16.5 रुपए प्रतिदिन 2025 में किसान को दे करके समृद्ध बना रहे हैं। आप ये क्यों नहीं कहते कि किसान को हमने 16.5 रुपए प्रतिदिन दे करके समृद्ध बना दिया है? अरे भाई, जो उसका हक है, जो उसकी उपज है, वो तो अपना हक वो मांग रहा है। अब जो उसकी उपज होती है उन्हें, अब ये सवाल देखिए कितना अजीब है, कि कितना बड़ा कुतर्क है कि अगर उसकी फसल के औने पौने दाम लगते हैं तो किसान वो पैसा लेकर के मत आए, वहीं छोड़ आए। अरे भाई, पहले इसको कम पैसा मिल रहा है, अगर उसने ये सोच लिया कि भाई 6,000 में अगर 0.00001% भी पूरा होता तो रख लो, इसका मतलब ये तो नहीं है कि आपने समृद्ध बना दिया उसको, लेकिन आपने जितनी ज्यादा उसकी एडवर्टाइजमेंट कर दी, उसकी मशहूरी कर दी, और जिस हिसाब से आप कह रहे हो, तो आपके हिसाब से तो समृद्ध हो गया किसान, बहुत अमीर बन चुका है। ऐसा नहीं है। दूसरी बात इन्होंने कही कि 300 रुपए जो है पेंशन देते थे, जो 300 नहीं जनाब 100 रुपए से शुरू करी। और आयुष जी, आपके चैनल के माध्यम से जिस दिन 100 रुपए शुरू करी थी, उस दिन आप सोने के रेट के हिसाब से आप ये देख लीजिए कि महंगाई दर क्या होती थी, या आदमियों की खरीदने की क्षमता क्या होती थी। उस समय क्या भाव पे सोना मिलता था, क्या भाव पे अनाज मिलता था, क्या भाव पे दाल मिलती थी। और आज के समय में जो ये लोग 16.5 रुपए किसान को दे करके और 6,000 रुपए उससे कंपेयर करते हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा कुतर्क है, बहुत बड़ा कुतर्क है। उस समय के जो 100 रुपए भी हो चाहे 300 रुपए भी हो, आज के 2,000 से कहीं ज्यादा है। आप महंगाई की दर को कंपेयर तो करिए। ये तो वही आदमी कर सकता है जिसको कोई इकोनॉमिकल नॉलेज ना हो, जो कह रहा हो कि मान लो 1950 के अंदर 1 रुपया मिलता था। अरे भैया, उस समय क्या कीमत होती होगी 1 रुपए की, आज क्या कीमत है? इस तरह से आप नहीं कंपेयर कर सकते, ये बहुत बड़ा कुतर्क है। तीसरी बड़ी बात इन्होंने कही कि वर्ल्ड बैंक ने यह कह दिया कि 25 करोड़ आदमी जो है ना गरीबी रेखा से बाहर निकाले। वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि 99% संपत्ति आपके देश की 1% लोगों के पास है, और जो बाकी 95% है वो, अरे गलत आंकड़ा। आपकी जो न्यूनतम आय है, ये जो बढ़ता गैप है, ये वर्ल्ड बैंक नहीं दिखा रहा आपको कि गरीब और अमीर के बीच में जो बढ़ता फासला है हिंदुस्तान के अंदर, यहाँ पर अमीर अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब होता जा रहा है। वो वर्ल्ड बैंक नहीं दिखा रहा आपको। ये जो आपके पास 2011 के बाद चर्चा हम लोग करेंगे, लेकिन आज निकाय पर ही थोड़ा सा रहते हैं। मैं वो ये कह रहा हूं कि जो आप 2011 से तो आपने जनगणना नहीं की, आपकी तो जनसंख्या पता नहीं कितनी, अब वर्ल्ड में नंबर 1 तो है ही है, लेकिन सही आंकड़े तो अभी तक आपके पास नहीं है। अरे भैया, जब जनसंख्या हमारे पास है तो इस तरह के आंकड़े तो आते रहेंगे कि इतने लोगों की थोड़ी सी आय बढ़ गई तो आपने गरीबी रेखा से बाहर निकल गए। ये जो प्रोपगंडा है, मेरे कहने का मतलब आयुष जी, देखिए जो धरातल पे असली मुद्दे हैं
और जिनसे देश और प्रदेश आगे बढ़ेगा, जो निर्णय इनको लेने चाहिए उनसे हट करके ठीक है, ये आप इसी ये कह रहे हैं कि आज ये एडवर्टाइजमेंट और प्रोपेगेंडा ज्यादा लोगों है। को अर्गलाने के लिए, ठीक है। उनका ध्यान भटकाने के ठीक लिए है। दूसरे मुद्दों पे ज्यादा चलिए, जाते नरेश हैं। जी, नरेश जी सुन रहे हैं आप? नहीं, नरेश जी मुझे लग रहा है आज कुछ नेटवर्क का इशू है। जी बोलिए, जी बोलिए। किसी से बात करते हुए मुझे ने कहा कि दिल्ली के अंदर फ्री बिजली के लिए हरियाणा के अंदर भी, आपको याद है डॉक्टर साहब ने आज से 1 साल पहले कुछ सब्सिडी देने का वादा किया था, तो सब्सिडी 2 महीने चला के फिर वापस हो गई। अरे यार, 11 साल से हमने 11 साल बिजली फ्री। नरेश जी थोड़ा सा इंटरप्ट करना पड़ेगा क्योंकि आपकी ऑडियो स्पष्ट नहीं आ पा रही। मैं दोबारा कोशिश करता हूं। विधु रावल जी जवाब दीजिए। देखिए, ये कहा शुरुआत में कांग्रेस के प्रवक्ता भाई ने कि हमने एडमिट किया कि 10 साल में 2 लाख नौकरियां हम भर नहीं पाए। अरे साहब, नौकरियां तो लगातार बढ़ेंगी। ये 2 लाख देने के बाद भी नौकरियां दी जाएंगी, उसकी अगली सरकार और नौकरियां देगी। तो ऐसा ये इस प्रकार के कुतर्क मत करें। आपका खुद का जो इन्होंने कहा कि 10 साल में कोई नौकरी नहीं दी, बड़ा हैरान करने वाला है। अरे भाई, लाखों युवा जो हैं, 1,43,000 युवाओं को हमने इन 10 सालों में इस सरकार के बनने से पहले, इन 24,000 से पहले 1,43,000 लोगों को पक्की नौकरियां, और ये नौकरियां वो नहीं जो कांग्रेस छोड़ जाया करती थी, जिनकी आकर अपॉइंटमेंट हम क्या करते थे, वो नहीं, जिनको पहली तनख्वाह मिल चुकी थी, ऐसे 1,43,568 युवा हैं। वो क्या सोचेंगे कांग्रेस के प्रवक्ताओं के बारे में, जब कांग्रेस के बारे में इतना झूठ बोलेगी? भाई ऑन एयर बोल रहे हैं, कहते जी कोई नौकरी नहीं दी। 1,43,000 आपने कितनी दी? शायद आपने ज्यादा दी होती, इसलिए हमें कह देते कि भाई आपने जो है 2005 से लेकर 2014 तक, मैं कई बार विवरण दे चुका हूं, आज सिर्फ शॉर्ट में बता देता हूं। आपने 86,266 नौकरियां दी है, सदन के पटल पर यह डाटा आया हुआ है। आप 86,000 10 साल में देकर गए, हम 10 साल में 1,43,000 देकर गए आए, और उसके बाद हमने कहा कि हमने सृजन किया नया नौकरियों का, और हम 2 लाख और देंगे, जिनमें से 24,000 हमने दे भी दी। और उसके बाद जो है आप इस प्रकार से आकर कुतर्क करे, बनती नहीं बात। तो इसलिए जो है कम से कम, और इससे पहले वाली सरकार के ऊपर भी चला जाऊं, क्योंकि उनके प्रवक्ता ने भी कहा वो 1999 से 2005 तक 6 साल जो दो बार में उनकी सरकार रही, उसमें वो 15,000। अरे भैया, उस समय कितने बेरोजगार थे, जनसंख्या क्या थी, कितनों को नौकरी चाहिए थी? ये क्या, ये किस तरह से कंपेयर करते हो आप? ये ऐसे तो भैया ये कोई कंपेयर करने का फॉर्मूला ही नहीं है। नहीं, आप जो तय मानक है, आपने नियम सेट किया था डिबेट का, आप यार फिर अभी जनसंख्या में आप लोग चले जाएंगे, फिर वो जनसंख्या पे डिबेट शुरू हो जाएगी। नहीं, आयुष जी, ये मेरा मानक नहीं है। जो तय मानक है किसी चीज को कंपेयर करने का, कोई तय मानक होता है, इस हिसाब से आप फिर तो भाई सभी अपनी अपनी बात तो बताएंगे भाई। उन्होंने जितनी नौकरी दी वो तो बताएंगे, और आपने जितनी दी उसके बारे में बताएंगे, लेकिन आप उसको दूसरे से कैसे कंपेयर कर सकते हैं? उसका उनको जो कंपेयर करने का मानक है, अरे यार, ये कंपेरिजन ये तो गलत है ना। अमनदीप जी कल नहीं अमनदीप जी मुझे एक बात अमनदीप जी मुझे एक बात बताइए, कल को इंडियन नेशनल लोकदल की सरकार प्रदेश के अंदर होगी, क्या आप 10 साल का या 15 साल का भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल का आप जिक्र नहीं करेंगे? वो कंपेयर नहीं करेंगे, उन डाटों को आप हटा देंगे, भूल जाएंगे? कंपेयर करेंगे। अब मेरी बात सुन लीजिए, अब मेरा जवाब सरकारों से तो कंपेयर करेंगे। आयुष जी, मेरा जवाब सुन लीजिए। आयुष जी, हमने पहले भी कंपेयर किया होगा, लेकिन उसका मतलब मैं समझ गया आपकी बात। विधु रावल जी वो ये कह रहे हैं कि भाई उस समय नौकरियां कितनी थी, जनसंख्या कितनी थी, उस हिसाब से बताइए। सोने के बारे में बहुत कुछ बताया। अरे तो मैं सोने के बारे में बहुत कुछ बताया, मैं सोने का भी जवाब देना चाहता हूं। प्लीज मुझे समय दीजिए अमनदीप जी, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। आपने ही सेट किया ये रूल, मैं तो आपका रूल फॉलो कर रहा हूं, आप भी कीजिए ना। अच्छा, अभी मैं कांग्रेस वाले भाई पे था, एक और प्रोपेगेंडा चलता है, और ये डिबेट्स जो माध्यम है प्रोपेगेंडा खत्म करने का। ये कहते हैं आधे इंजीनियर, असिस्टेंट इंजीनियर जो है आधे हरियाणा से बाहर है। देखिए, जहां पर डोमिसाइल का रूल्स लगे हुए हैं, जिन नौकरियों पर, उन नौकरियों पर स्ट्रिक्टली डोमिसाइल के रूल्स फॉलो होते हैं। लेकिन मैं हैरान इस बात पर होता हूं, 5 साल क्यों किया जी? आप बिगड़ जाते हैं जब आपके वो कह रहे हैं कि डोमिसाइल में परिवर्तन। ठीक है, बचपन में स्कूल में जाकर पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा जब गाया था,
तब वो संस्कार अंदर धारण नहीं किए थे क्या? देखिए भाई मैं बड़ा हैरान हूं। आज भाजपा ये के याची प्रवक्ता कंपनी ने गुजरात खुद की है। स्वीकार अरे गुजरात किया मेरा है देश का कि भाई, हम हरियाणा मेरे से बाहर देश के का लोगों गांधी को जी में रोजगार पैदा हुए देंगे, थे। हरियाणा में नहीं देंगे। ये क्या तरीका है आयुष जी? आयुष जी ये नहीं, खुद योगेश जी। रोकते हैं और फिर बोलते हैं अरे गांधी जी पैदा हुए थे गुजरात में। आपका क्या नफरत है गुजरात से? क्यों लड़ते हो चुनाव गुजरात में? गुजरात का नाम लेकर याची कंपनी गुजरात की है। गुजरात में गुजरात तो से आप क्या आपको तकलीफ है? आप गुजरात एक से मिनट हरियाणा भाई में बात वही सुनो, क्यों एक लेके आ गलत रहे है। हो? हरियाणा के लाखों हरियाणा के इतनी लाखों बेरोजगारी लोग गुजरात इसीलिए में बढ़ी व्यापार हुई करते है। हैं। भाई एक आज मिनट, खुद भाजपा नहीं प्रवक्ता नहीं आयुष जी, योगेश जी, मैं- अरे मैं- योगेश जी, मैं- योगेश जी, मेरी बात योगेश जी सुनिए। ठीक है, एक बार आयुष जी लगातार इंटरप्ट किया जा रहा है, लगातार इंटरप्ट किया जा रहा है और ये लानत है। सुन भाई, लीजिए, अभी आपने योगेश स्कूल जी में सुन पढ़े- लीजिए, फिर मैंने सुन आपके- लीजिए। मैंने आपके 15 लाख के भ्रम पर जो है उस पर कटाक्ष किया। क्यों नहीं है? मैं आज भी अमित शाह जी की आयुष वीडियो जी, सुना आयुष सकता जी, ये हूं। तरीका ठीक नहीं। 15 आयुष जी, लाख की वीडियो आयुष जी, इन अगर लोगों अरे, ने अपने समय बोलने के लिए योगेश जी, योगेश जी ऐसे नहीं होता भाई। योगेश जी यहाँ केवल संकल्प पत्र, अगर भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में कहीं लिखा होता कि हम 15 लाख हर अकाउंट में देंगे और नहीं देते तो आप बिल्कुल का गिरेबान पकड़ते, लेकिन यहाँ संकल्प पत्र की बात कर रहे हैं ना हम लोग। मुख्यमंत्री किसी ने चुनावी रैली में क्या बोला उसकी चर्चा नहीं हो रही है वो यहाँ। देखिए आयुष जी, दिखा दिया है। एक मिनट योगेश जी, अरे रुक योगेश जी, जाइए, सुनिए प्लीज, भाई, प्लीज रुक सुनिए। जाइए। दर्शक देख रहे हैं, दर्शक देख रहे हैं। देखिए जो मुख्यमंत्री जो है जन जन की आंखों के तारा बन गया, जो नायब सिंह, भाई नायब सिंह ये नहीं बोलता काम बोला है, जिसने मुख्यमंत्री नायब सिंह को संवैधानिक शक्तियां तो दिलाओ मुख्यमंत्री को। आयुष जी ये तो रोक सुन लीजिए भाई, ये तो नायब रोक सिंह रहे को- हैं। संवैधानिक ये तो शक्तियां मिलनी चाहिए। हम तो ये सुन लीजिए, अरे योगेश जी सुन लीजिए भाई, सुन आप लीजिए। तो कांग्रेस ने घोषित, सुन लीजिए। आपने थोड़ी वोट दिया बीजेपी को, नायब जिन्होंने सिंह वोट को दिया हमारे उनको छोटे से कार्यकर्ता से हरियाणा लड़ की गए। तकलीफ हो रही है। तो ये नहीं है संवैधानिक शक्तियां मिले उन्हें। एक मिनट भाई, बीच में नहीं। सुन लीजिए देखो, योगेश जी, आयुष सुन जी, लीजिए। मैं रिक्वेस्ट विदु रावल सुन लीजिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं ठीक है? रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मेरे सुन बाद कितना बड़ा विद्वान है विदु रावल। ले भाई डिबेट ही खत्म करवा दी, बताओ खुद बोलने लायक कुछ। ठीक है, कंप्लीट करें विदु रावल जी। तो अब तो डिबेट खत्म होगी। आयुष जी चलिए, मुझे लग रहा है शायद कुछ तकनीकी समस्या हो गई और मेरे पास समय भी नहीं। बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने समय निकाला, इस चर्चा का हिस्सा आप लोग बने। तो एक तरफ आप देख रहे हैं कि चुनाव एकदम मुहाने पर है, आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो किस स्तर पर जा रही है ये भी आप देख रहे हैं। अब ये जनता तय करेगी कि वो किसके वायदों पर असल में भरोसा करती है। चुनावों का इंतजार करिए और उसके बाद परिणामों का। आज बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना है।